कर दे मोहब्बत तेरी चाहत की हदों को पार कर जाऊं। मैं चुरा लूंगा तुझे इस दुनिया के हाथों से, तू मेरी सांसों में हर धड़कन के साथ। मेरे भागने की कोशिश नाकाम रही। मैथ्यूज़ ने मुझे घसीटते हुए कमरे में वापस लाकर बेड पर धक्का दिया। जैसे ही मेरा घायल पैर बेड से टकराया, दर्द की एक तेज़ लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। बेड की चीखती हुई आवाज़ ने कमरे की खामोशी तोड़ी, लेकिन मेरी तकलीफ़ पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाती, उसने मेरे दोनों हाथों को रस्सी से बेड के हेडरेस्ट से कसकर बांध दिया। मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी हर कोशिश नाकाम रही। उसकी आंखों में वो ठंडा और ख़तरनाक भाव देखकर मैं सहम गई। मेरी हरकतें अचानक थम गईं और मेरी आंखों में डर साफ झलकने लगा। वो गहरी सांस लेता हुआ कुछ पल के लिए मेरे घायल पैर को घूरता रहा। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था, जैसे उसे मेरी हालत से कोई फ़र्क ही न पड़ता हो। फिर बिना एक भी शब्द कहे वो कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मैं टूट गई। दर्द, डर और बेबसी ने मेरे अंदर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया। मेरे आंसू धीरे धीरे बहने लगे। मैं रोने लगी जब तक कि दरवाज़ा फिर से नहीं खुला। वो वापस आया। इस बार उसके हाथ में मेडिकल किट थी। मेरा दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। उसकी आंखों की वही ठंडक अभी भी कायम थी। डर ने मेरे पूरे वजूद को जकड़ लिया। मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही थी कि वो अब क्या करने वाला है। वो बेड के पास बैठा और मेरे खून से सने पैर को अपने घुटने पर रख लिया। मैं कांप रही थी। मेरे पैर में घुसा कांच साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना कुछ बोले बहुत सावधानी से एक एक कांच का टुकड़ा बाहर निकालना शुरू किया। मैं दर्द से चीख पड़ी, आह, मत करो! लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी उंगलियां बेपरवाह और सटीक थीं। हर बार जब वो कांच का टुकड़ा निकालता, मेरा पूरा शरीर दर्द से झंझना उठता। हेलियोरा, कांच लगभग 2 इंच तक अंदर घुसा हुआ है, उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा। अब बेबी, तुम्हें ठीक से चलने में काफी वक्त लगेगा। उसके ये शब्द सुनकर मेरी उम्मीदों का आखिरी टुकड़ा भी टूट गया। भागने की जो भी उम्मीद बची थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। मैं चुपचाप रोती रही जब तक उसने जख्म पर मरहम लगाकर पट्टी नहीं कर दी। उसने मेडिकल किट समेटी और बिना कोई बात किए कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने बंधे हुए हाथों को बार बार खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं बुरी तरह थक चुकी थी। कुछ मिनटों बाद वो फिर लौटा। इस बार उसके हाथ में एक सुई थी। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं उसे अपने पास आते हुए देखती रही। डर मेरे चेहरे पर साफ झलक रहा था। मुझे ना कुछ काम के लिए बाहर जाना है और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई और ड्रामा करो, समझी? उसने कहा। उसकी आवाज़ में न कोई गर्मजोशी थी, न कोई क्रूरता। मैंने रोते हुए चिल्लाया, नहीं, मत करो! लेकिन वो मेरे डर की परवाह किए बिना आगे बढ़ा और सुई को मेरे पैर में छुपा दिया। मेरे शरीर में दवा फैलने लगी। मेरी आंखें भारी हो गईं और सब कुछ धुंधला दिखने लगा। मेरी आखिरी ताकत भी चूक गई। उसकी धीमी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, आराम करो स्वीटहार्ट। और फिर उसने मेरे माथे पर हल्के से किस किया। कुछ ही सेकंड में मेरी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। मैं बेहोश हो चुकी थी। जागते ही कमरे में हलचल का एहसास हुआ। मेरी आंखें भारी थीं, लेकिन मैंने कोशिश की खुद को होश में लाने की। जैसे ही मेरी नज़र कमरे में पड़ी, मैंने देखा कि मैथ्यूज़ दरवाजे के पास कुछ काम कर रहा था। वो बड़े ध्यान से कुछ फिट कर रहा था। उसके चेहरे पर वही गंभीर और सख्त भाव थे। मैंने धीरे धीरे अपनी हथेलियों को सहलाया, जो अब खुली थीं। बंधनों की कसावट का दर्द अब भी महसूस हो रहा था। मैंने कमरे का जायज़ा लिया और मेरी नज़र दरवाजे पर अटक गई। मेरी आवाज़ धीमी और थकी हुई थी। मैं कितने समय से बेहोश थी। मैथ्यूज़ ने दरवाजे से नज़रें हटाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे मेरी हालत उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाल रही थी। सिर्फ एक दिन स्वीटहार्ट, उसने आराम से जवाब दिया। एक दिन? मेरी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं।
एक पूरा दिन उसने मुझे क्या दिया था? उसने मेरी हैरानी भांप ली और धीरे से कहा, दवाई सिर्फ कुछ घंटों के लिए असरदार थी, लेकिन तुम्हारा शरीर थका हुआ था। तुम्हें आराम की जरूरत थी बेबी, और मैंने सिर्फ वही किया। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। मेरी नज़रें फिर दरवाजे पर टिक गईं। मैं जानना चाहती थी कि वो क्या कर रहा है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसके लहजे में इतनी सहजता थी जैसे उसने कुछ भी गलत न किया हो। मैंने गहरी सांस ली और अपने बिखरे बालों को पीछे किया। मेरे शरीर में अब भी कमज़ोरी थी और मुझे शॉवर की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए सुरक्षा चश्मा उतार दिया। इस बार वो बिना शर्ट के था। उसकी मांसपेशियां और हल्की सी चमकती स्कार्स दिख रहे थे। मैंने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लीं। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, कुछ ऐसा जिससे अगली बार तुम इतनी आसानी से भागने की कोशिश न कर सको। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। मेरी नज़रें फिर दरवाजे पर टिक गईं। मैं जानना चाहती थी कि वो क्या कर रहा है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो हालात मुश्किल हो सकते हैं, समझ गई? मैंने धीरे से सिर हिलाया। उसके शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। मैं यहाँ से कैसे बचूंगी? क्या भागने का एक और मौका मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में मुझे नुकसान पहुंचाएगा? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुमने आखिर किया क्या है? दरवाजे के नए ताले की ओर इशारा करते हुए, मैंने ताला बदल दिया है स्वीट हार्ट, अब ये चाबी से नहीं कीपैड से खुलेगा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और भावहीन थी कि मेरी रूह तक कांप गई। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कना जैसे भूल गया। मुझे लगा जैसे मेरी आखिरी उम्मीद भी छिन गई हो। मैंने मायूस होकर अपने घुटनों को गले लगा लिया, इस कोशिश में कि मेरी बेबसी छुप जाए और मेरे घायल पैर को कोई और चोट न पहुंचे। मेरे मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, वो मुझे यहाँ कितने दिन, महीनों या शायद सालों तक रखने वाला है? ये सोच सोचकर मैं अंदर से टूटने लगी थी। चलो स्वीट हार्ट। उसकी गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज़ ने मेरी सोच को बीच में रोक दिया। मैं चौंक कर ऊपर देखी। वो मेरे करीब खड़ा था। उसका कद और उसकी गंभीरता दोनों मुझे और डरा रहे थे। मैंने डर और झिझक से पूछा, कहाँ? तुम्हें खाना खाना है और शावर लेना है।